यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहोगे और मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूं। सो गाइज, आप लोगों ने 4 रिवीजन लेक्चर ऑलरेडी देख चुके होंगे। अब आपका जो स्वागत है वो 5वें रिवीजन लेक्चर में है और ये 5वां रिवीजन लेक्चर है, ये भी आपका वेरियस एंटिटी पे रहेगा और इसमें अपन कवर करेंगे मैट, एएमटी, एसईजेड जैसे टॉपिक है वो इस रिवीजन लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो पूरा ध्यान लगा के आप अपनी जगह पे बैठ जाओ और आराम से अपना ईयरफोन लगा के आप सुनना चालू कर दो। तो स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द मैट मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। अब एक बात समझना, ये मैट टॉपिक किस पे एप्लीकेबल होता है तो मैं बता दूं, मैट इज एप्लीकेबल ओनली टू द कंपनीज। कंपनीज मतलब गवर्नमेंट कंपनीज, नॉन गवर्नमेंट कंपनीज, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, सब पे एप्लीकेबल हो जाएगा। डोमेस्टिक कंपनी, नॉन डोमेस्टिक कंपनी, ऑल कंपनीज पे एप्लीकेबल हो जाएगा। अब एक बात समझना, मैट की चार्जिंग सेक्शन है वो ये है सेक्शन 115 जेबी और 115 जेबी ये बोलती है कि जो भी टैक्स आता है एज पर नॉर्मल प्रोविजन और बुक प्रॉफिट का 18.5% आपको विच एवर इज हायर पे करना पड़ेगा। 18.5% ऑफ बुक प्रॉफिट और नॉर्मल टैक्स जो भी इनकम टैक्स आता है विच एवर इज हायर आपको पे करना पड़ेगा। अब एक बात समझना, ये जो बुक प्रॉफिट का 18.5% है दैट इज नोन एज द मैट। बुक प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 18.5% विल बी नोन एज द मैट। नाउ एक चीज ध्यान रखना, जब आप नॉर्मल टैक्स निकालते हो तो नॉर्मल टैक्स आप कंपनी का कौन सी रेट से निकालोगे? 25%, 30%, 40%, दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द कंपनीज। लेकिन एक चीज समझना, जो सरचार्ज एजुकेशन सेस लगाते हो, सरचार्ज कैसे लगता है? यू नो दैट इन केस ऑफ द डोमेस्टिक कंपनी, इफ योर इनकम इज मोर देन 1 करोड़ अप टू 10 करोड़, सरचार्ज इज एप्लीकेबल एट द रेट 7%. इफ इट इज मोर देन 10 करोड़ then surcharge is applicable at the rate 12%. In case of foreign company, 2% and 5%, that is the surcharge rate. Now try to understand, this book profit will be treated like a total income only. This book profit will be treated as like a total income only. This book profit is treated as a total income only. If your book profit is more than 1 crore, then surcharge is applicable at the rate 7% or 2%. And if your book profit is more than 10 crore, then surcharge is applicable at the rate 12% and 5%. Now try to understand, in case of book profit also, that marginal relief concept is applicable. Whatever we discussed in the first topic, that marginal relief concept is applicable. Now try to understand, your MAT rate is 18.5%, but try to understand, if your unit is located, if your company is located in the IFSC means International Financial Service Center, and there is only one IFSC in India, that is in the Gandhinagar, Ahmedabad के पास में। If your unit is located in IFSC and उसकी जो इनकम होती है वो wholly in foreign currency होती है, income is derived in the totally in the foreign currency, in that case your MAT rate will be the 9% instead of the 18.5%. 18.5% की जगह आपका MAT का रेट है वो 9% हो जाएगा। अब एक बात समझना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अपन चालू कर रहे हैं, दैट इज द कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट। सर बुक प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? हाउ वी विल कैलकुलेट द बुक प्रॉफिट? ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। ये इस टॉपिक की जान है। अगर आपको बुक प्रॉफिट का कैलकुलेशन आया तो मैट आता है, अदरवाइज आपको मैट नहीं आता है। तो सबसे पहले बुक प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सो फर्स्ट यू विल टेक द नेट प्रॉफिट एज पर द P&L अकाउंट। सबसे पहले आप क्या लोगे? नेट प्रॉफिट एज पर द P&L अकाउंट। लेकिन सर P&L अकाउंट कौन सा वाला? कंपनीज एक्ट वाला, जो शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाते हो। आप कंपनीज एक्ट का P&L अकाउंट लोगे जो शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाते हो। शेड्यूल 3 के हिसाब से जो P&L बनता है उसका आप नेट प्रॉफिट सबसे पहले ले लो। अब एक बात समझना, सर क्वेश्चन ही आता है, सर बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जो यहां पे कंपनीज एक्ट फॉलो नहीं करती है, कंपनीज एक्ट के हिसाब से अपने अकाउंट्स नहीं बनाती है। वी कैन टेक अ एग्जांपल ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, बैंकिंग कंपनी एंड इंश्योरेंस कंपनी। यू नो दैट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, बैंकिंग कंपनी एंड इंश्योरेंस कंपनी, दे आर नॉट प्रिपेयर्ड देयर अकाउंट एज पर द कंपनीज एक्ट। सर उनके लिए नेट प्रॉफिट कौन सा लेंगे? तो फॉर दोस कंपनीज नेट प्रॉफिट वी विल टेक एज पर द रेस्पेक्टिव एक्ट। व्हाटएवर अकाउंट प्रिपेयर एज पर द रेस्पेक्टिव एक्ट, दैट नेट प्रॉफिट वी हैव टू टेक। नाउ फर्स्ट टेक द नेट प्रॉफिट एज पर द कंपनीज एक्ट और दैट रेस्पेक्टिव एक्ट। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, सबसे पहले आपको क्या करने का है कि जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस लिया है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट आपने लिया है P&L अकाउंट का। अब एक चीज समझना, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो ऐसा वाला है। फॉर एन एग्जांपल, सिर्फ आपके समझने के लिए मैं बना रहा हूं, ऐसा P&L है। ऐसा आजकल बनता नहीं है, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहां पे कैसे क्या क्या एड लेस करना है उसके लिए मैं बोल रहा हूं आपको ऐसा P&L होता है। आपने क्या किया, यहां पे जो नेट प्रॉफिट था वो नेट प्रॉफिट आपने पिक कर लिया और इस नेट प्रॉफिट में आपको कुछ चीजें ऐड करनी पड़ेगी, कुछ चीजें आपको लेस करनी पड़ेगी। यू हैव टू ऐड सर्टेन आइटम एंड यू हैव टू रिड्यूस द सर्टेन आइटम। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, सबसे पहले अगर आपको P&L के डेबिट में इनकम टैक्स दे रखा है, इनकम टैक्स का इंटरेस्ट दे रखा है, एजुकेशन सेस दे रखा है, सरचार्ज दे रखा है, डीडीटी दे रखा है, आप उसको ऐड बैक कर दो। सबसे पहले क्या बोला? इनकम टैक्स दे रखा है, इनकम टैक्स का इंटरेस्ट दे रखा है, एजुकेशन सेस दे रखा है, सरचार्ज दे रखा है, डीडीटी दे रखा है, आप उसको ऐड बैक कर दो। एक चीज ध्यान रखना, यहां इनकम टैक्स के पेनल्टी का जिक्र नहीं हुआ है, तो अगर इनकम टैक्स का या कोई भी पेनल्टी है उसको ऐड बैक करने की जरूरत नहीं है। ये एग्जॉस्टिव लिस्ट है। इनकम टैक्स दे रखा है, इनकम टैक्स का इंटरेस्ट, एजुकेशन सेस, सरचार्ज, डीडीटी दे रखा है, आप उसको ऐड बैक कर दो।
दूसरी चीज, अगर पीएनडल के डेबिट में दे रखा है ट्रांसफर टू एनी रिजर्व, अगर आपने ट्रांसफर टू एनी रिजर्व किया, यू हैव टू ऐड बैक। अब एक और चीज समझना, पीएनडल के क्रेडिट साइड में, पीएनडल के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर फ्रॉम एनी रिजर्व दे रखा है। अगर पीएनडल के क्रेडिट में ट्रांसफर फ्रॉम एनी रिजर्व दे रखा है तो आप उसको रिड्यूस कर दोगे, लेकिन एक चीज समझना, आप रिड्यूस तभी करोगे जब जिस ईयर में वो रिजर्व बना था उस ईयर में आपने एड बैक किया था। मतलब पीएनडल के क्रेडिट साइड में आपने ट्रांसफर फ्रॉम एनी रिजर्व दे रखा है, उसको आप लेस करोगे, लेकिन लेस तभी करोगे जब वो रिजर्व बना था उस ईयर आपका बुक प्रॉफिट ऐड हुआ था। इसका मतलब इन सिंपल वर्ड बोल दूं कि वो रिजर्व पीएनडल के थ्रू बना था। अगर वो रिजर्व पीएनडल के थ्रू बना था, इफ दैट रिजर्व इज क्रिएटेड थ्रू पीएनडल अकाउंट, देन ओनली यू विल रिड्यूस इफ यू ट्रांसफर एनीथिंग फ्रॉम एनी रिजर्व इनटू द पीएनडल अकाउंट। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस, ओके। तो देखो मैंने 3 पॉइंट बताए। सबसे पहले पीएनडल के डेबिट में इनकम टैक्स दे रखा है, इनकम टैक्स का इंटरेस्ट, एजुकेशन से सरचार्ज, डीडीटी आप ऐड कर दो। दूसरा, पीएनडल के डेबिट में ट्रांसफर टू एनी रिजर्व है, उसको ऐड कर दो। ट्रांसफर फ्रॉम एनी रिजर्व है, उसको क्या कर दो? लेस कर दो। उसके बाद पीएनडल के डेबिट में अगर प्रोविजन फॉर कंटीजेंट लायबिलिटी या अनसर्टेन लायबिलिटीज दे रखी है, ध्यान रखना, प्रोविजन फॉर कंटीजेंट लायबिलिटी, अनसर्टेन लायबिलिटीज पीएनडल के डेबिट में दे रखी है, उसको आप ऐड कर दो। लेकिन एक चीज समझना, अगर वो प्रोविजन एक्चुअली वैल्यूएशन के हिसाब से है, प्रोविजन है वो आपका साइंटिफिक बेसिस पे है, रैशनल बेसिस पे, तो उसको ऐड बैक नहीं करोगे। इफ दैट प्रोविजन इज मेड एज पर द एक्चुअली वैल्यूएशन, इफ दैट प्रोविजन इज मेड ऑन द साइंटिफिक और रैशनल बेसिस, तो आपको ऐड बैक करने की जरूरत नहीं। ओनली अगर अनसर्टेन लायबिलिटी का प्रोविजन है या कंटीजेंट लायबिलिटी का प्रोविजन है तभी आपको ऐड करना है। दूसरी चीज, अगर पीएनडल के डेबिट में दे रखा है प्रोविजन फॉर द डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ असेट, प्रोविजन फॉर द डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ असेट मींस प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, और प्रोविजन फॉर द इंपेयरमेंट, और प्रोविजन फॉर द इन्वेस्टमेंट, इफ इट इज डेबिटेड टू पीएनडल अकाउंट, यू हैव टू ऐड बैक। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने आपको 4-5 पॉइंट बोले। सबसे पहले समझने की कोशिश करना, जो मैं बोल रहा हूं वो सुनते जाना, आपको पास करवाने का गारंटी मेरा है। इधर देखो सब लोग, सबसे पहले पीएनडल के डेबिट में अगर डाला हुआ है, क्या डाला हुआ है पीएनडल के डेबिट में? इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का इंटरेस्ट, एजुकेशन से सरचार्ज, डीडीटी ऐड कर दो। पीएनडल के डेबिट में ट्रांसफर टू एनी रिजर्व ऐड कर दो, ट्रांसफर फ्रॉम एनी रिजर्व लेस करो। प्रोविजन फॉर द कंटीजेंट लायबिलिटी, अनसर्टेन लायबिलिटी ऐड कर दो। प्रोविजन फॉर द डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ असेट ऐड कर दो। अब एक बात समझना, इफ एनी इनकम that is exempt under section 10, 11, 12 if it is credited to the P&L account, आप उसको रिड्यूस कर दो। मैंने क्या बोला? ऐसी इनकम जो exempt है अंडर सेक्शन 10, 11 एंड 12, 10 मींस 10, 1, 10, 34, 10, 35 जो होती है वो सब 10 की सीरीज में आ जाती है। एक चीज ध्यान रखना, 10, 11, 12 की ऐसी कोई इनकम है जो एग्जेम्प्ट हो जाती है 10, 11, 12 में, तो उस पे मैट नहीं लगेगा, आप उसको रिड्यूस कर दो। अब एक चीज समझना, सर आप बोलोगे 10 का मतलब क्या होता है, तो आई कैन टेक वन एग्जांपल कि बेटा जैसे 10-1 है और 10-1 होता है एग्रीकल्चर इनकम। अगर पीएनडल के क्रेडिट साइड में दे रखा है एग्रीकल्चर इनकम, इसको आप लेस कर दो। और एक बात समझना, जब 10, 11, 12 इनकम पे हम मैट नहीं ले रहे, तो इफ इट देयर इज एनी एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू दोज इनकम डेबिटेड टू पीएनडल अकाउंट, तो आप उसको वापस से क्या कर दो? ऐड कर दो। मैंने आपको क्या बोला समझना, पीएनडल के क्रेडिट साइड में अगर ऐसी इनकम डाली हुई है जो एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10, 11, 12, 11, 12 मतलब होता है ट्रस्ट। बहुत बार कंपनीज क्या करती है, कंपनीज के ट्रस्ट होते हैं चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट। आपको पता है पहले जो सेक्शन 4 वाली कंपनीज होती थी, आई थिंक 25 कंपनीज होती थी कंपनीज एक्ट में, सेक्शन 25, अब आई थिंक सेक्शन 8 वाली कंपनीज होती है। तो जो एनजीओज होते हैं, अगर उसका कोई प्रॉफिट पीएनडल के क्रेडिट साइड में है तो आप उसको क्या कर दो? लेस कर दो, क्योंकि वो एग्जेम्प्ट हो जाता है अंडर सेक्शन 11 एंड 12। तो देखो मैंने क्या बोला, इधर देखो, अगर ऐसा कोई इनकम है जो पीएनडल के क्रेडिट में डाला हुआ है जो एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10, 11, 12, उसको लेस कर दो। उससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर पीएनडल के डेबिट में डाले हुए उसको ऐड कर दो। लेकिन एक चीज समझना, मैंने बोला है 10, 11, 12, एक और चीज बता दूं मैं आपको, 10, 1 10 में आएगा, 10 बेटा 34 है वो 10 में आएगा, 10, 35 है वो 10 में आएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना हमेशा बेटा, 10 AA इज नॉट अ 10, 10A इज नॉट अ 10, 10B इज नॉट अ 10। एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपको देगा कि पीएनडल के क्रेडिट में SEZ का प्रॉफिट है जो एग्जाम डिडक्ट हो जाता है 10AA में, आपको लेस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो 10AA सेक्शन है और मैंने आपको बोला है सिर्फ 10, 11 एंड 12। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो देखो मैंने आपको क्या क्या बोला, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले पीएनडल के डेबिट में अगर इनकम टैक्स डाला हुआ, इनकम टैक्स का इंटरेस्ट, एजुकेशन से सरचार्ज, डीडीटी ऐड कर दो। ट्रांसफर टू एनी रिजर्व है ऐड कर दो, ट्रांसफर फ्रॉम एनी रिजर्व है लेस कर दो, लेकिन तभी लेस करोगे जब वो रिजर्व पीएनडल के थ्रू बना था। उसके बाद पीएनडल के डेबिट में अगर प्रोविजन फॉर कंटीजेंट लायबिलिटी, अनसर्टेन लायबिलिटीज दे रखा उसको ऐड कर दो। प्रोविजन फॉर द डिमिनिशन द वैल्यू ऑफ असेट दे रखा उसको ऐड कर दो। ठीक है, पीएनडल के क्रेडिट साइड में अगर कोई ऐसी इनकम दे रखी है जो एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10, 11, 12, उसको लेस कर दो। उससे रिलेटेड खर्चे डेबिट में उसको ऐड कर दो। अब एक और चीज समझना, पीएनडल
P&L के डेबिट में अगर डिविडेंड दे रखा है, डिविडेंड पेड और प्रपोज्ड, उसको आप ऐड कर दो। इफ देयर इज अ डिविडेंड इन P&L डेबिट साइड, पेड और प्रपोज, उसको ऐड कर दो। एक और चीज समझना, P&L के डेबिट में अगर आपको डेप्रीशिएशन दे रखा है, यू हैव टू ऐड बैक दैट डेप्रीशिएशन। टोटल डेप्रीशिएशन ऐड करना है। जितना P&L के डेबिट में डेप्रीशिएशन दे रखा है, पूरा डेप्रीशिएशन ऐड कर दो। एक चीज समझना, डेप्रीशिएशन लेस होगा, लेकिन कौन सा वाला? इनकम टैक्स एक्ट वाला? नहीं बेटा नहीं, यहां आप गलती कर जाओगे। इनकम टैक्स एक्ट वाला लेस नहीं होगा, कंपनीज एक्ट वाला ही लेस होगा, लेकिन एक्सक्लूडिंग डेप्रीशिएशन ऑन द रीवैल्यूड असेट। रीवैल्यूड असेट पे डेप्रीशिएशन को छोड़ के जो प्योर डेप्रीशिएशन है, जो सही डेप्रीशिएशन है, वो आपको लेस करना है। तो मैंने क्या बोला कि डेप्रीशिएशन जो आपको P&L के डेबिट में दे रखा है, पहले उसको ऐड कर दो, टोटल डेप्रीशिएशन को आप ऐड कर दो। लेस करोगे आप डेप्रीशिएशन को, लेकिन एक्सक्लूडिंग डेप्रीशिएशन ऑन रीवैल्यूड असेट, रीवैल्यूड असेट के डेप्रीशिएशन को छोड़ के जो बाकी वाला सही डेप्रीशिएशन है, उसको आप लेस कर दोगे, कंपनीज एक्ट वाला ही, ना कि इनकम टैक्स एक्ट वाला। एक और चीज बता दूं, मैट कैलकुलेशन में इनकम टैक्स एक्ट से कोई मतलब नहीं है। यू आर जस्ट प्लेइंग विद द P&L ऑफ द कंपनीज एक्ट। देयर इज नो रिलेवेंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट व्हाइल कैलकुलेटिंग द बुक प्रॉफिट। यू आर जस्ट प्लेइंग विद द P&L ऑफ द कंपनीज एक्ट। आप कंपनीज एक्ट का जो P&L है, उसके साथ में सिर्फ खेल रहे हो, कुछ चीजें ऐड कर रहे हो, कुछ चीजें आप लेस कर रहे हो। तो देखो मैंने क्या बोला, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले P&L के डेबिट में अगर डेप्रीशिएशन दे रखा, टोटल ऐड कर दो, टोटल डेप्रीशिएशन जो है उसको ऐड कर दो। लेस होगा रीवैल्यूएशन वाले डेप्रीशिएशन को छोड़ के, जो रीवैल्यूड असेट पे डेप्रीशिएशन है उसको छोड़ के आप क्या कर दो, लेस कर दो। अब एक और चीज समझना, अगर आप P&L के क्रेडिट साइड में, P&L के क्रेडिट साइड में कुछ रीवैल्यूएशन रिजर्व से लेके आते हो, मींस एनीथिंग ट्रांसफर फ्रॉम द रीवैल्यूएशन रिजर्व इनटू द P&L क्रेडिट साइड, अगर आप रीवैल्यूएशन रिजर्व से कुछ लेके आए जो P&L के क्रेडिट साइड में, सर वो लेस होगा या नहीं होगा? एक बात बताओ, पॉइंट 1 के हिसाब से तो लेस नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट 1 में मैंने आपको क्या बोला था, ट्रांसफर फ्रॉम एनी रिजर्व, लेकिन वो रिजर्व P&L के थ्रू बना है तो ही लेस होता था। और रीवैल्यूएशन रिजर्व कभी भी P&L के थ्रू नहीं बनता। रीवैल्यूएशन रिजर्व कैसे बनता है? असेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व, वो P&L के थ्रू नहीं बनता। तो ड्यू टू द पॉइंट नंबर 1 तो वो लेस नहीं होगा, लेकिन क्या रीवैल्यूएशन रिजर्व से कुछ विड्रॉ करके लेके आए तो वो लेस होगा? आंसर इज यस, वो लेस होगा, वो लेस होगा। लेकिन वो लेस कितना होगा पता है? टू द एक्सटेंट डेप्रीशिएशन ऑन रीवैल्यूड असेट, टू द एक्सटेंट डेप्रीशिएशन ऑन रीवैल्यूड असेट है, उतना आपको लेस करना है। मैंने क्या बोला? टू द एक्सटेंट डेप्रीशिएशन ऑन रीवैल्यूड असेट। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो देखो मैंने आपको डेप्रीशिएशन वाला पॉइंट बताया, एक एग्जांपल लेके भी आपको बता देता हूं, क्योंकि ये पॉइंट सबसे ज्यादा लोग इसमें गलती कर जाते हैं। जैसे मान लो एक असेट है जो 1000 करोड़ की थी, और उस असेट को 1000 करोड़ की थी, आपने क्या किया, उसको रीवैल्यूड कर दिया 500 मोर करोड़ से, तो टोटल 1500 करोड़ है, वो आपका असेट हो गया। अब एक बात समझना, फॉर एन एग्जांपल 10% इज डेप्रीशिएशन रेट, तो आपने क्या किया होगा, 150 करोड़ P&L के डेबिट में डेप्रीशिएशन क्लेम किया होगा। अब एक काम करो, सबसे पहले पूरे 150 को ऐड कर दो, टोटल डेप्रीशिएशन 150 को ऐड कर दो, लेस होगा कितना पता है? 100 लेस होगा। यू विल रिड्यूस द 100 आउट ऑफ 150, 100 यू विल रिड्यूस, मींस एक्सक्लूडिंग डेप्रीशिएशन ऑन रीवैल्यूड असेट। नाउ इफ यू ट्रांसफर एनीथिंग फ्रॉम रीवैल्यूएशन रिजर्व, क्या वो लेस होगा? आंसर इज यस, वो होगा, लेकिन कितना? टू द एक्सटेंट 50, बिकॉज टू द एक्सटेंट डेप्रीशिएशन ऑन रीवैल्यूड असेट, और रीवैल्यूड असेट पे डेप्रीशिएशन कितना है? 50। तो इफ यू ट्रांसफर 40 फ्रॉम रीवैल्यूएशन रिजर्व, यू विल रिड्यूस 40। If you transfer 50, you will reduce 50. If you transfer 70, then you will reduce only 50. You got my point or not? Yes. Okay, तो डेप्रीशिएशन वाला पॉइंट क्या बोला कि P&L के डेबिट में जो भी डेप्रीशिएशन है पूरा पहले ऐड कर दो, उसके बाद में आप लेस होगा डेप्रीशिएशन, एक्सक्लूडिंग डेप्रीशिएशन ऑन रीवैल्यूड असेट। रीवैल्यूएशन रिजर्व से कुछ ट्रांसफर हुआ तो वो भी लेस होगा, बट टू द एक्सटेंट डेप्रीशिएशन ऑन रीवैल्यूड असेट। अब एक और चीज समझना, अगर कोई कंपनी है किसी AOPBI में मेंबर है, और AOPBI के मेंबर जो होने से उसको कुछ AOPBI से शेयर मिलता है जो P&L के क्रेडिट साइड में दे रखा होगा, दैट इज शेयर फ्रॉम AOPBI, यू हैव टू रिड्यूस दैट। आपको उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, जो शेयर फ्रॉम AOPBI है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। उससे रिलेटेड खर्चे अगर P&L के डेबिट में डाले हुए तो उसको क्या कर दो, एड बैक कर दो। मीन शेयर फ्रॉम AOPBI रिड्यूस करो, उससे रिलेटेड खर्चे एक्सपेंडिचर डेबिटेड टू P&L अकाउंट, यू हैव टू एड बैक। अब एक और चीज समझना, एक रॉयल्टी होती है जो टैक्सेबल होती है 115BB एक्ट में। पेटेंट पे रॉयल्टी 10% की रेट से टैक्सेबल होती है। पेटेंट अगर इंडिया में आपने डेवलप किया है, तो पेटेंट अगर इंडिया में आपने डेवलप किया है तो उस पे जो भी रॉयल्टी होती है, दैट रॉयल्टी इज टैक्सेबल, दैट रॉयल्टी इज टैक्सेबल एट द रेट 10%। तो P&L के क्रेडिट में अगर वो रॉयल्टी डाली हुई है तो उसको आप लेस कर दो, और उससे रिलेटेड कोई खर्चे हैं तो उसको आप ऐड कर दो, उस पर मैट नहीं लगेगा। एक और चीज समझना, जो फॉरेन कंपनी है,
मैं जो पॉइंट बोल रहा हूं वो सिर्फ फॉरेन कंपनी पे लगेगा अगर फॉरेन कंपनी को कोई भी सिक्योरिटी पे कैपिटल गेन होता है। मैंने क्या बोला? फॉरेन कंपनी को सिक्योरिटी पे कैपिटल गेन होता है, सिक्योरिटीज पे कैपिटल गेन होता है, या फिर फॉरेन कंपनी को कोई इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस मिलता है। क्या बोला मैंने? इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस मिलता है, और वो सिक्योरिटी पे कैपिटल गेन या इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस पे इनकम टैक्स में टैक्स रेट इज लोअर देन 18.5%। अगर 18.5% से कम का टैक्स रेट है तो उन इनकम्स में मैट नहीं लगेगा। मींस फॉरेन कंपनी के केस में क्रेडिट साइड में दे रखा है तो उसको आप लेस कर दो, और उससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर P&L के डेबिट साइड में दे रखे तो आप उसको क्या कर दो? ऐड कर दो। मैंने क्या बोला? एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी को इंडिया में कैपिटल गेन हुआ जो 112A में 10% से टैक्सेबल होता है, तो क्या उस पे मैट लगेगा 18.5%? ना बाबा ना, उस पे मैट नहीं लगेगा क्रेडिट साइड में, तो उसको लेस कर दो करके, ठीक है। या 111A में जो कैपिटल गेन 15% से टैक्सेबल होता है उसको लेस कर दो, उस पे मैट नहीं लगेगा। या फिर फॉरेन कंपनी को कोई रॉयल्टी मिली जो 115A में 10% से टैक्सेबल होती है, या 115A में आपका 5% से बहुत बार जगह इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है, या फिर फीस फॉर टेक्निकल सर्विस 10% से टैक्सेबल होती है तो उस पे मैट नहीं लगेगा, उसको आप क्या कर दो? लेस कर दो। तो मैंने क्या बोला? अगर किसी फॉरेन कंपनी को कोई भी सिक्योरिटी पे कैपिटल गेन होता है या फिर इंटरेस्ट, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस और रॉयल्टी मिलता है जिस पे टैक्स रेट 18.5% से कम है, तो आप उसको इनकम को लेस कर दो, और उससे रिलेटेड खर्चे जो P&L के डेबिट में डाले उसको क्या कर दो? ऐड कर दो। अब एक और चीज समझना, P&L के डेबिट में अगर आपका डेफर्ड टैक्स P&L के डेबिट में तो उसको ऐड कर दो, क्रेडिट साइड में डेफर्ड टैक्स डाला हुआ है तो उसको लेस कर दो। एक और चीज समझने की कोशिश करना, P&L के डेबिट में आपने अगर सब्सिडरी कंपनीज के लॉसेस डाले हुए हैं, अगर आपने सब्सिडरी कंपनी के लॉसेस प्रोवाइड किए हुए P&L के डेबिट साइड में तो उसको ऐड कर दो, और P&L के क्रेडिट साइड में अगर आपने सिक इंडस्ट्रियल कंपनी का प्रॉफिट है, देखो सिक इंडस्ट्रियल कंपनी का प्रॉफिट हुआ होगा, और वो सिक इंडस्ट्रियल कंपनी के प्रॉफिट पे बेसिकली मैट नहीं लगेगा। मैट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन सिक इंडस्ट्रियल कंपनी प्रॉफिट। सो यू स्टार्टेड विद प्रॉफिट, आप वापस से उसको रिड्यूस कर लो, उस पर मैट नहीं लगेगा। तो सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज का जो प्रॉफिट है वो आपको रिड्यूस करने के लिए मिलेगा, उस पर आपको मैट नहीं लगेगा। एक और चीज समझना, आपको एक बेनिफिट मिलता है कि जो भी आपका ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है एंड अनएब्सॉर्ब डेप्रीशिएशन, वॉट एवर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस एंड अनएब्सॉर्ब डेप्रीशिएशन, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस एंड अनएब्सॉर्ब डेप्रीशिएशन विच एवर इज लोअर है वो आपको लेस करने को मिलेगा। जैसे आई कैन टेक एग्जांपल, एक कंपनी का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस 2 लाख है, अनएब्सॉर्ब डेप्रीशिएशन है वो 10 लाख है, आप कितना लेस करोगे? 2 लाख। अगर आपका ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस निल है, अनएब्सॉर्ब डेप्रीशिएशन 10 लाख है, आप कितना लेस करोगे? निल। लेकिन एक और चीज समझना, ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस एंड अनएब्सॉर्ब डेप्रीशिएशन एज पर आपको इनकम टैक्स एक्ट नहीं लेना है, एज पर कंपनीज एक्ट लेना है। लेकिन यहां पे एक अमेंडमेंट है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, कि अगर कंपनी जो है वो कंपनी का कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में एप्लीकेशन एडमिट कर दिया है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने, तो यहां पे जो और वर्ड था वो एंड हो जाएगा। मींस यू हैव टू यूज द वर्ड एंड इंस्टेड ऑफ द और। मतलब जैसे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस 2 लाख है, अनएब्सॉर्ब डेप्रीशिएशन 10 लाख है, यू हैव टू रिड्यूस द 12 लाख रुपीज। सपोज ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस निल है, अनएब्सॉर्ब डेप्रीशिएशन 10 लाख है, यू हैव टू रिड्यूस द 10 लाख। मींस आपको दोनों को टोटल करना पड़ेगा, यहां पे और की जगह वर्ड है वो एंड हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, जो भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, अनएब्सॉर्ब डेप्रीशिएशन व्हिचएवर इज लोअर है वो आपको और पहले नॉर्मल केस में और, लेकिन अगर मान लो आपका इंसॉल्वेंसी जो रेजोल्यूशन प्रोसेस है, जो आपका इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016 है, उसमें अगर कंपनी का एप्लीकेशन एडमिट हो गया है तो वहां पे और की जगह वर्ड है वो आपका एंड हो जाएगा। तो देखो मैंने आपको जो बोला उसको एक बार मैं वापस से आपको रिवाइज करवा देता हूं कि मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया। ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। जैसे आई कैन टेक वन एग्जांपल, इधर देखो, मेरी तरफ देखो सब लोग, हाँ इधर देखो। देखो सबसे पहले P&L के डेबिट में अगर इनकम टैक्स दे रखा है, इनकम टैक्स का इंटरेस्ट, एजुकेशन है, सरचार्ज, डीडीटी आप ऐड कर दो। ट्रांसफर टू एनी रिजर्व है, ऐड कर दो। ट्रांसफर फ्रॉम एनी रिजर्व लेस कर दो। P&L के डेबिट में प्रोविजन फॉर कंटीजेंट लायबिलिटी, अनसर्टेन लायबिलिटीज ऐड कर दो। प्रोविजन फॉर द डिमिनिशन द वैल्यू ऑफ असेट P&L के डेबिट में तो ऐड कर दो। ऐसा इनकम जो एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10, 11, 12 P&L के क्रेडिट में लेस कर दो। उससे रिलेटेड खर्चे P&L के डेबिट में दे रखे उसको क्या कर दो? ऐड कर दो। डिविडेंड P&L के डेबिट में उसको ऐड कर दो। डेप्रीशिएशन पूरा ऐड कर दो, लेस होगा एक्सक्लूडिंग डेप्रीशिएशन ऑन रीवैल्यूड असेट। अगर आपने रीवैल्यूएशन रिजर्व से कुछ ट्रांसफर किया वो लेस होगा, बट टू द एक्सटेंट डेप्रीशिएशन ऑन रीवैल्यूड असेट, टू द एक्सटेंट डेप्रीशिएशन ऑन रीवैल्यूड असेट। अब एक और चीज समझना, P&L के डेबिट में अगर आपने डेफर्ड टैक्स डाला हुआ ऐड करो, क्रेडिट में लेस कर दो। अगर मान लो एओपी बीआई से कोई भी शेयर मिलता है वो आप लेस कर दो, उससे रिलेटेड खर्चे है वो आप ऐड कर दो। 115 बीबीएफ में जो रॉयल्टी टैक्सेबल होती है 10% से क्रेडिट साइड में लेस कर दो, उससे रिलेटेड खर्चे डेबिट साइड में दे रखे आप ऐड कर दो। अगर किसी फॉरेन कंपनी को
सिक्योरिटी पे कैपिटल गेन होता है या इंटरेस्ट फीस फॉर टेक्निकल सर्विस या रॉयल्टी मिलता है जिस पे टैक्स रेट 18.5% से कम है, क्रेडिट साइड में उसको लेस कर दो और उससे रिलेटेड खर्चे डेबिट साइड में देकर उसको क्या कर दो, ऐड कर दो। उसके बाद ध्यान रखना सिक इंडस्ट्रियल कंपनी का प्रॉफिट आपको लेस करना है और आपने सब्सिडरी कंपनी के लॉसेस P&L के डेबिट में डाले हो तो उसको ऐड करना है। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि जो भी तुम्हारे ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन विच एवर इज लोअर है वो आपको लेस करना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना बेटा, अगर मान लो आपका इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस में एप्लीकेशन एडमिट हो गया है तो दोनों की टोटल है वो आपको लेस करनी पड़ेगी। अब एक और चीज समझना, एक पॉइंट ये बोलता है कि अगर आप किसी असेट को रिटायर करते हो, जब आप किसी असेट को रिटायर करते हो, सेल करते हो, रिटायर करते हो, सेल करते हो, उस टाइम उससे रिलेटेड रीवैल्यूएशन रिजर्व में अगर कुछ बैलेंस पड़ा है तो वो आपको P&L के क्रेडिट में डालना पड़ेगा। देखो जितने भी पॉइंट मैंने आपको ऐड करवाए हैं यहां पे, वो ऐड आपको तभी करने रहते हैं इफ इट इज डेबिटेड टू P&L अकाउंट, बट देयर इज ओनली वन पॉइंट जो इफ इट इज नॉट क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट देन यू हैव टू ऐड बैक। इफ इट इज नॉट क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट तब आपको ऐड करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने कि असेट को जब आप रिटायर करते हो, रिटायर के टाइम पे अगर मान लो रीवैल्यूएशन रिजर्व में कुछ पैसा पड़ा है तो वो रीवैल्यूएशन रिजर्व में जो पैसा पड़ा है वो P&L के क्रेडिट में डालना पड़ेगा। अगर आपने P&L के क्रेडिट में नहीं डाला तो आप उसको ऐड कर दो। तो मैंने क्या बोला कि असेट को जब आप रिटायर करते हो, रिटायरमेंट के टाइम पे अगर रीवैल्यूएशन रिजर्व में कुछ पैसा पड़ा है, वो रीवैल्यूएशन रिजर्व का पैसा है वो आपको P&L के क्रेडिट में डालना है। इफ यू नॉट क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट देन यू हैव टू ऐड, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ऐड करना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना, जब भी कोई भी आपको पता है कंसेप्ट अपन ने बिजनेस ट्रस्ट में पढ़ा था, स्पॉन्सर वाला। स्पॉन्सर क्या करता है, एसपीवी के शेयर देता है और उसके बदले में उसको बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट मिलती है। सो इन केस ऑफ द स्पॉन्सर यू रिसीव द बिजनेस ट्रस्ट यूनिट एंड यू गिवन द शेयर्स ऑफ द एसपीवी। तो देखो बेटा, बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट जब मिलती है और एसपीवी के शेयर आप देते हो बिजनेस ट्रस्ट को, तो जो स्पॉन्सर रहता है वो स्पॉन्सर को बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट मिलती है, एसपीवी के शेयर वो देता है। तो उस टाइम पे जो नोशनल लॉस या गेन होता है उस पर मैट नहीं लगेगा। मतलब नोशनल लॉस है P&L के अगर डेबिट में दे रखा है तो उसको आप ऐड कर दो, नोशनल गेन है P&L के क्रेडिट में दे रखा है तो उसको आप लेस कर दो। अब एक और चीज समझना, जिस ईयर में आप सेल कर देते हो, रियलाइज कर देते हो, और रियलाइजेशन सेल के टाइम पे जो बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट पे जो भी लॉस और गेन होगा उस पे भी मैट नहीं लगेगा। मतलब गेन है P&L के क्रेडिट में उसको लेस कर दो और अगर लॉस P&L के डेबिट में उसको क्या कर दो, ऐड कर दो। लेकिन एक चीज समझना, जो टोटल गेन और लॉस होगा, जो टोटल गेन और लॉस होगा उस पे मैट लगेगा इन द ईयर ऑफ द रियलाइजेशन। मतलब जो टोटल गेन और लॉस है, अगर गेन है तो उसको पूरे को ऐड कर दो और अगर लॉस है तो आप उसको क्या कर दो, लेस कर दो। सॉरी, गेन है तो गेन है तो आप ऐड कर दो और लॉस है तो आप क्या कर दो, लेस कर दो। आई कैन टेक वन एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। एक बात समझना, मेरे पास एसपीवी के, मेरी एक कंपनी है बीबी लिमिटेड, उसके पास एसपीवी के शेयर थे जो 1 लाख में खरीदे थे। आज उसके बदले में बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट मिली जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 1,50,000 है। शेयर 1 लाख के थे, बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट की फेयर मार्केट वैल्यू 1,50,000 है। तो 50,000 का जो गेन अपन रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज अकाउंटिंग एंट्री क्या करेंगे, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट अकाउंट डेबिट टू द शेयर्स ऑफ द एसपीवी एंड 50,000 P&L में डालेंगे। वो प्रॉफिट जो हुआ ये नोशनल प्रॉफिट है, इस पे भी मैट नहीं लगेगा। तो आप क्या करो, 50,000 जो P&L के क्रेडिट में डाला है उसको लेस कर दो, मैट नहीं लगेगा, उस टाइम पे मैट मत लगाओ। एक बात समझना, नेक्स्ट ईयर मैंने क्या किया, क्या वो यूनिट्स 1,50,000 का था, नेक्स्ट ईयर मैंने 1,80,000 में बेच दिया। तो 1,80,000 में बेच दिया, मैं आई सोल्ड फॉर द 1,80,000, सो 30,000 का प्रॉफिट और मैं बुक करूंगा। तो P&L के क्रेडिट में जो 30,000 का प्रॉफिट है उस पे भी मैट मत लगाओ, आप लेस कर दो। अब एक बात समझना, टोटल प्रॉफिट आपका 1,80,000 हुआ बिकॉज एसपीवी शेयर यू परचेज एट 1 लाख एंड सेलिंग द यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट एट 1,80,000, सो टोटल 80,000 प्रॉफिट पे मैट लगेगा इन द ईयर ऑफ द रियलाइजेशन। तो जिस ईयर में आपने सेल किया पूरे 80,000 को आप ऐड कर दो और उस पर आप मैट लगा दो। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस, लॉस के केस में सेम इसका रिवर्स केस है, वो आपका हो जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर पार्ट ए इन द मैथ। अब एक बात समझना, पार्ट 2 चालू करते हैं। पार्ट 2 इज रिलेटेड टू इंडेक्स। जो कंपनी इंडेक्स फॉलो करती है उनको ये पार्ट 2 भी फॉलो करना पड़ेगा। तो देखो, समझने की कोशिश करना, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है और थोड़ा डिफिकल्ट है, तो समझने की कोशिश करना। सबसे पहले पार्ट 2 पे चलते हैं और पार्ट 2 ये बोलता है कि अगर कोई कंपनी इंडेक्स फॉलो करती है तो उसको कुछ एडिशनल एडजस्टमेंट और करने पड़ेंगे। जो अपन ने अभी तक सीखा वो तो करने ही पड़ेंगे, उसके अलावा एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट और करने पड़ेंगे। सर कौन कौन से एडजस्टमेंट करने वाले? सिंपल सी बात है करके, ठीक है। देखो, सबसे पहले आप एक काम करो, क्या आप एक काम करो, ओसीआई को पकड़ो। किसको पकड़ोगे? ओसीआई को। ओसीआई का मतलब क्या होता है? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। आप एक काम करो, एक तो नॉर्मल P&L अकाउंट होता है, इनकम स्टेटमेंट होता है, वो तो होता ही है, उससे आपने नॉर्मल एडजस्टमेंट जो अपन ने सीखे थे वो तो कर लिए। अब एक बात समझना, आप एक काम करो, आप ओसीआई को पकड़ो और ओसीआई के क्रेडिट साइड में एक हेड होता है, दैट इज आइटम दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू द P&L। मैं थोड़ा धीरे चलूंगा अभी। हाँ देखो,
आप ओसीआई को पकड़ो और सबसे पहले ओसीआई के क्रेडिट में एक हेड होता है, दैट इज द आइटम दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू द पीएनएल अकाउंट। मींस ऐसी आइटम वो रिक्लासिफाइड टू द पीएनएल नहीं होने वाली है इन फ्यूचर, तो अभी आप उस पर मैट लगा दो। भाई ऐसी आइटम जो आगे जाके कभी भी पीएनएल में रिक्लासिफाइड नहीं होने वाली, देखो जो आइटम आगे जाके पीएनएल में रिक्लासिफाइड होने वाली है उस पे तो जिस ईयर में वो रिक्लासिफाइड होगी उस ईयर में मैट लग जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, जिस ईयर में वो पीएनएल में जाएगी उस ईयर में मैट लग जाएगा। लेकिन ऐसी आइटम जो पीएनएल में रिक्लासिफाइड इन फ्यूचर कभी नहीं होने वाली है उस पे मैट अभी लगा लो। तो पीएनएल के क्रेडिट साइड में ऐसी कोई आइटम दे रखी है तो उसको आप ऐड कर दो, मैट लगा दो। और पीएनएल के डेबिट साइड में दे रखी है तो आप उसको लेस कर दो। क्या कर दो? लेस कर दो। क्या कर दो? लेस कर दो। तो देखो मैंने क्या बोला आपको, इधर देखना, समझने की कोशिश करना। आप सबसे पहले ओसीआई पकड़ो। किसको पकड़ोगे? ओसीआई को। ओसीआई मतलब अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। और ओसीआई के पीएनएल के क्रेडिट साइड में एक हेड होता है, दैट इज आइटम दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू पीएनएल। डेबिट क्रेडिट दोनों साइड हो सकता है। अब एक बात समझना, आइटम दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू द पीएनएल अकाउंट, पीएनएल के क्रेडिट में उसको ऐड कर दो, पीएनएल के डेबिट में उसको आप लेस कर दो। कौन सा वाला? आइटम दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू द पीएनएल अकाउंट। अब एक चीज समझना, लेकिन इसमें दो चीजों को आप छोड़ दो। स्किप द टू थिंग्स। दो चीजों को आपको कुछ भी हाथ नहीं लगाने का। पहला तो रीवैल्यूएशन सरप्लस। जो रीवैल्यूएशन सरप्लस है मींस आइटम दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू द पीएनएल अकाउंट, पीएनएल के क्रेडिट और डेबिट साइड में जो दो रखी है, क्रेडिट दे रखा है उसको ऐड करो, डेबिट में दे रखा है उसको लेस कर दो, लेकिन दो चीजों को छोड़ दो। पहला तो रीवैल्यूएशन सरप्लस और दूसरा तुम्हारा इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट डेजिग्नेटेड एट फेयर वैल्यू। जो तुम्हारा गेन और लॉस है इन द इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट डेजिग्नेटेड एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई एज इन अकॉर्डेंस विद द इंड एस 109 है, उसको आप छोड़ दो। इन दो चीजों को छोड़ो। तो देखो मैंने क्या बोला, सबसे पहले आप क्या पकड़ोगे? सबसे पहले आप क्या पकड़ोगे? बोलो बोलो क्या पकड़ोगे? ओसीआई। ओसीआई में एक हेड होता है, दैट इज आइटम दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू द पीएनएल अकाउंट, पीएनएल के क्रेडिट साइड में दे रखा है उसको ऐड कर दो, डेबिट साइड में जो दे रखा है उसको आप क्या कर दो? लेस कर दो। पीएनएल के क्रेडिट साइड में दे रखा है उसको ऐड कर दो, पीएनएल के डेबिट, पीएनएल नहीं ओसीआई में, सॉरी ओसीआई नॉट पीएनएल। ओसीआई में जो भी हेड होता है, दैट इज आइटम दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू द पीएनएल अकाउंट, क्रेडिट साइड में दे रखा है उसको ऐड कर दो, डेबिट साइड में दे रखा है उसको लेस कर दो। दो चीजों को छोड़ दो। किस किस को छोड़ोगे? एक तो तुम्हारा रीवैल्यूएशन सरप्लस है इंडेक्स 16 और 38 के हिसाब से, उसको छोड़ दो। और दूसरा तुम्हारा गेन और लॉस है इन इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट थ्रू डेजिग्नेटेड एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है, उसको आप छोड़ दो। तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को और तुम्हारा रीवैल्यूएशन सरप्लस है, उन दोनों चीजों को टच मत करो। इन पे अभी मैट मत लगाओ, ये नोशनल प्रॉफिट है या लॉस है। इन पे मैट लगाना है, लेकिन मैट उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में आप क्या करोगे, वो असेट या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के जो इन्वेस्टमेंट है उसको आप रिटायर्ड करोगे, डिस्पोज करोगे, रियलाइज करोगे या ट्रांसफर करोगे। तो जिस ईयर में आप क्या करोगे, क्या उस असेट या इन्वेस्टमेंट को जिस ईयर में आप रिटायर करते हो, डिस्पोज करते हो, रियलाइज करते हो या ट्रांसफर करते हो, उस ईयर में जो एक्चुअल गेन होगा उसको आप ऐड कर दो और जो एक्चुअल लॉस हुआ उसको आप क्या कर दो? लेस कर दो। तो मैंने क्या बोला समझना। देखो मैं पढ़ा रहा हूं आपको मैट इंडेस के केस में। जब मैट में इंडेस आ जाता है तो क्या करना, इंडेस कंप्लाइंट कंपनी को कुछ एडिशनल एडजस्टमेंट और करने पड़ेगे। मैंने बहुत ही सुंदर यहां टेबल बना के आपको दे रखी है। सबसे पहले आप ओसीआई लो और ओसीआई में एक हेड होती है, एक हेड होता है दैट इज आइटम दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू पीएनएल अकाउंट। आइटम दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू द पीएनएल अकाउंट, अगर पीएनएल उसके आइटम दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू द पीएनएल अकाउंट, ओसीआई के क्रेडिट में जो उस हेड में आइटम है उसको आप ऐड कर दो, डेबिट में दे रखी है लेस कर दो। लेकिन रीवैल्यूएशन सरप्लस और इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट थ्रू फेयर वैल्यू वाला है उसको आप छोड़ दो। उन दोनों पे आपको मैट लगाना है, लेकिन कौन से ईयर में लगाना है पता है? उन दोनों पे आपको मैट लगाना है उस ईयर में जिस ईयर में वो रियलाइज हो जाता है, जिस ईयर में वो ट्रांसफर हो जाता है, जिस ईयर में डिस्पोज ऑफ हो जाता है, रिटायर्ड हो जाता है असेट या इन्वेस्टमेंट, उस ईयर में उस पे मैट लगाना है। अभी लगाने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज समझना, ये तो एवरी ईयर एडजस्टमेंट हो गया। अब पहली बार कंपनी जब क्या करती है, जब पहली बार इंड एस फॉलो करती है, जिसको अपन बोल सकते हैं ट्रांजिशन वाला जो ईयर होता है, ट्रांजिशन वाले ईयर में जो भी तुम्हारा ट्रांजिशन अमाउंट होता है उसका फर्स्ट 5 इयर्स तक आपको एडजस्टमेंट और करना है। देखो जो भी तुम्हारा ट्रांजिशन अमाउंट रहेगा वो ट्रांजिशन अमाउंट का आपको 5 इयर्स में एडजस्टमेंट करना है। मींस ट्रांजिशन अमाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस है, मतलब अगर प्रॉफिट है, तो आप एक काम करो 5 इयर्स तक उसको ऐड कर दो, 5 इंस्टॉलमेंट में 5 इयर्स तक उसको ऐड कर दो। जैसे आई कैन टेक एग्जांपल कि ट्रांजिशन अमाउंट मान लो 1 करोड़ आया क्रेडिट बैलेंस, तो आप एक काम करो 20 लाख 20 लाख 20 लाख 20 लाख 20 लाख कर लो करके, ठीक है। और अगर मान लो डेबिट बैलेंस आया तो 20 लाख 20 लाख 20 लाख 20 लाख आप क्या कर दो, लेस कर दो। तो प्रॉफिट है तो आप 5 साल में ऐड करोगे, लॉस है तो आप 5 साल में क्या करोगे, लेस करोगे। अब एक और चीज समझना, सर क्वेश्चन ही आता है ट्रांजिशन अमाउंट का मतलब क्या होता है, तो चीजों को समझने की कोशिश करना।
ट्रांजिशन अमाउंट का मतलब होता है अदर इक्विटी, और अदर इक्विटी का मतलब होता है रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, अदर इक्विटी ले लो, लेकिन अदर इक्विटी में आपको कुछ चीजें नहीं लेना है। सबसे पहला सिक्योरिटी प्रीमियम यू शुड नॉट कंसिडर, कैपिटल रिजर्व भी आपको नहीं लेना है, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लेना है, कैपिटल रिजर्व नहीं लेना है। एक और चीज समझना, एक और चीज, एक तो सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लेना है, दूसरा कैपिटल रिजर्व आपको नहीं लेना है, और 5-6 चीजें हैं वो भी आपको नहीं लेनी है। कौन कौन सी सर 5-6 चीजें आपको नहीं लेनी है? चीजों को समझने की कोशिश करना। एडजस्टमेंट रिलेटेड टू आइटम दैट विल बी रिक्लासिफाइड टू द P&L, मतलब ऐसी आइटम जो रिक्लासिफाइड टू द P&L होने वाली है इन फ्यूचर। तो देखो ना, जिस ईयर में रिक्लासिफाइड होगी उस ईयर में उस पर मैट लग जाएगा, तो अभी आप उसको ट्रांजिशन अमाउंट में मत लो। दूसरा, रीवैल्यूएशन सरप्लस को मत लो, क्योंकि जिस ईयर में एसेट रिटायर करोगे उस ईयर में उस पर मैट लग जाएगा। तीसरा, जो भी इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट वाला जो है उसको भी आप मत लो, उस पे गेन लॉस है उसको भी आप कंसीडर मत करो, क्योंकि जिस ईयर में आप उसको डिस्पोज ऑफ करोगे, रियलाइज करोगे, उस ईयर में लग जाएगा। एक और चीज समझना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट है जो रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू एज डीम्ड कॉस्ट बनाते हो आप एज पर इंड AS 101, उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है उसको भी मत लो। तो मैंने क्या बोला, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट जो कि आप रिकॉर्ड करते हो एट अ फेयर वैल्यू एज अ डीम्ड कॉस्ट, उसको भी एडजस्टमेंट को आप मत लो, क्योंकि जिस ईयर में वो एसेट को आप डिस्पोज ऑफ करोगे, सेल करोगे, रियलाइज करोगे, उस ईयर में उस पे मैट लग जाएगा। चौथी चीज कि भैया अगर मान लो आपका जो भी सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट है या जॉइंट वेंचर में इन्वेस्टमेंट है, एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट है, जिसको आप रिकॉर्ड करते हो फेयर वैल्यू एज अ डीम्ड कॉस्ट एज पर द इंड AS 101, उसको भी आप मत लो, क्योंकि जिस ईयर में आप अपना सब्सिडरी जॉइंट वेंचर में जो इन्वेस्टमेंट है वो आप डिस्पोज ऑफ करोगे, उस ईयर में उस पे मैट लग जाएगा। और लास्ट, तुम्हारा कम्युलेटिव ट्रांसलेशन डिफरेंस इन द फॉरेन ऑपरेशन, जो फॉरेन ऑपरेशन से रिलेटेड तुम्हारा ट्रांसलेशन डिफरेंस है, उसको भी अभी आप कंसिडर मत करो, जो इंड AS 101 के D13 पैराग्राफ में बोला हुआ है, उसको भी अभी कंसिडर मत करो। जिस ईयर में आप फॉरेन ऑपरेशन को डिस्पोज ऑफ कर दोगे, उस ईयर में उस पे मैट लग जाएगा, अभी लगाने की जरूरत नहीं है। तो देखो, सिंपल सी चीज, वेरी सिंपल, समझने की कोशिश करना। देखो मैंने क्या बोला, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंड। मेरी तरफ देखो, आंखों में आंखें डाल के करके, ठीक है, हाँ इधर देखो, चश्मा आ गई है करके, क्या बोलूं मैं अब आपको, हाँ इधर देखो सब लोग। तो मैंने आपको क्या बोला, आप एक काम करो, सबसे पहले मैंने बोला मैट कंप्लाइंट कंपनी, जो कंपनी मैट फॉलो करती है, तो एक तो होता है एवरी ईयर एडजस्टमेंट और एक होगा सिर्फ फर्स्ट टाइम एडॉप्शन वाला। तो पहले एवरी ईयर की बात करते हैं, और एवरी ईयर में क्या करने का, जो भी तुम्हारा OCI है, OCI में एक हेड होता है दैट इज आइटम दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू P&L अकाउंट। क्रेडिट साइड में जो आइटम है उसको ऐड कर दो, डेबिट साइड में जो आइटम है उसको लेस कर दो, ठीक है। लेकिन दो चीजों को छोड़ के, एक तो रीवैल्यूएशन सरप्लस और एक तुम्हारा इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट थ्रू द लाइक फेयर वैल्यू थ्रू द OCI वाला है, उसको छोड़ के उन दोनों पे मैट लगाना है। लेकिन उस ईयर में लगाना है जिस ईयर में वो असेट आप क्या करते हो, रिटायर करते हो, डिस्पोज ऑफ करते हो, या फिर आप उसको रियलाइज करते हो, ट्रांसफर करते हो, उस ईयर में आप उस पे मैट लगाओगे। ये तो एवरी ईयर वाली बात हो गई। एक होता है फर्स्ट ईयर, जब आप एडॉप्शन करते हो तो आपको ट्रांजिशन अमाउंट निकालना पड़ेगा। ट्रांजिशन अमाउंट कैसे निकालोगे, ट्रांजिशन अमाउंट मींस अदर इक्विटी। जिस ईयर में पहली बार इंड AS आपने फॉलो किया, उसका जो फाइनेंशियल ईयर का जो 1 अप्रैल रहता है, बेसिकली दैट इज द ट्रांजिशन डेट। तो उस डेट पे आपको क्या करना पड़ेगा, अदर इक्विटी को लेना पड़ेगा। और अदर इक्विटी में क्या क्या चीजें नहीं लेनी है, कैपिटल रिजर्व आपको नहीं लेना है, दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लेना है, 5-6 चीजें और आपको नहीं लेनी है। एक तो आइटम दैट विल बी रिक्लासिफाइड टू द P&L, उसको मत लो, रीवैल्यूएशन सरप्लस को मत लो, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है उसको मत लो करके, ठीक है, उस पे गेन लॉस को मत लो। तीसरा, तुम्हारा जो भी इन्वेस्टमेंट है तुम्हारा किसमें, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट, जो आपका रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू एज अ डीम्ड कॉस्ट, उसको मत लो। उसके बाद तुम्हारा सब्सिडरी जॉइंट वेंचर का जो इन्वेस्टमेंट है उसके रिलेटेड एडजस्टमेंट है दैट इज फेयर वैल्यू एज डीम्ड कॉस्ट, उसको मत लो। और जो तुम्हारा फॉरेन ऑपरेशन से रिलेटेड ट्रांसलेशन डिफरेंस है उसको भी आप मत लो। इन पे मैट उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में ये असेट या तो आप डिस्पोज ऑफ करोगे, ट्रांसफर करोगे, या फॉरेन ऑपरेशन है तो जिस ईयर में आप फॉरेन ऑपरेशन को डिस्पोज ऑफ कर दोगे उस ईयर में उस पे मैट लगेगा। अभी ट्रांजिशन अमाउंट में आपको लेने की जरूरत नहीं है। ट्रांजिशन अमाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो 5 साल में आप उसको ऐड कर दो, और डेबिट बैलेंस है तो 5 साल में आप उसको क्या कर दो, लेस कर दो। अब एक और चीज समझना, एक और चीज आती है डीमर्जर का कंसेप्ट, एक और एडजस्टमेंट रहता है डीमर्जर वाला। डीमर्जर वाला क्या होता है कि जैसे मैं स्टैंडर्ड एग्जांपल आपको बहुत बार ले चुका हूं, आज एक बार वापस ही ले लेता हूं। जैसे ये टाइटन लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, टाइटन लिमिटेड एक कंपनी है। टाइटन अपना एक सेगमेंट बेच के और वो क्या बना देती है, तनिष्क लिमिटेड बना सकती है, दैट इज कॉल्ड रिजल्टिंग कंपनी। अब एक बात समझना, टाइटन लिमिटेड है, उसने ये तनिष्क की जो असेट थी ना वो 200 करोड़ की थी, 200 करोड़ की एसेट थी। लेकिन तुम्हारा इंड AS बोलता है कि आज उसकी वैल्यू क्या थी, बुक वैल्यू 200 करोड़ थी, आज उसकी वैल्यू है वो सपोज 270 करोड़ है।
तो 270 करोड़ है, तो ये 70 करोड़ जो है ये प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। प्रॉफिट को आप रिकॉग्नाइज कर जाओगे एज पर द इंडेस, इंडेस के हिसाब से उसको आप रिकॉग्नाइज करते हो एज पर द अपेंडिक्स ए ऑफ द इंडेस 10। अब इतना अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो आपको मैं एक सिंपल वर्ड में बता देता हूं। देखो बेटा, आप एक काम करो कि जब भी आपने डीमर्जर में रिजल्टिंग कंपनी को जो असेट ट्रांसफर की और अल्टीमेटली रिजल्टिंग कंपनी शेयर किसको इशू करेगी, शेयर होल्डर ऑफ द डीमर्ज कंपनी, डीमर्ज कंपनी के शेयर होल्डर को रिजल्टिंग कंपनी शेयर इशू करने वाली है। तो उस केस में क्या होगा कि भैया अल्टीमेटली आज 270 करोड़ की असेट अपने शेयर होल्डर को बांटी, दैट इज नॉन कैश असेट, आई कैन से दैट। तो यहां पे जो 70 का प्रॉफिट अगर आपने पीएनडल के क्रेडिट साइड में डाला है तो उस पर मैट नहीं लगेगा, उसको लेस कर दो, और अगर लॉस है तो उसको आप ऐड कर दो। और यहां पे एक और पॉइंट बोलता है कि यहां पे रिजल्टिंग कंपनी उस असेट को 270 करोड़ पे भले रिकॉर्ड करती है, बट मैट कैलकुलेशन में उस 70 का प्रॉफिट या लॉस जो भी है उसको आप कंसिडर रिजल्टिंग कंपनी भी नहीं करेंगे। ये लास्ट वाला पॉइंट समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है। इसमें यह लिखा हुआ है कि जब भी डीमर्जर होता है, डीमर्जर में बुक वैल्यू से अदर वैल्यू पे एसेट ट्रांसफर होती है, और अल्टीमेटली क्या होता है कि रिजल्टिंग कंपनी उतने के शेयर डीमर्स कंपनी के शेयर होल्डर को इश्यू करने वाली है। तो उसमें ऐसा लिखा होगा कि डीमर्स कंपनी अपने शेयर होल्डर को नॉन कैश एसेट बांट रही है, उस पर कुछ प्रॉफिट है पीएनडल के क्रेडिट इन्वेस्ट कर दो, लॉस है पीएनडल के डेबिट में तो उसको क्या कर दो आप ऐड कर दो, ठीक है। अब एक और चीज समझना, यहां पे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है जो लास्ट एग्जाम में आया था, वो एज इट इज एग्जांपल आपको यहां पे दे रखा है। उसके बाद एक और चीज समझना, क्वेश्चन ही आता है कि सर मैट किस पे एप्लीकेबल होता है, मैट फॉरेन कंपनी पे एप्लीकेबल होता है? नहीं, आंसर इज यस, मैट इज एप्लीकेबल टू ऑल कंपनी वेदर इट इज इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, सब पे एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मैट दो फॉरेन कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता। पहला तो अगर फॉरेन कंपनी इज अ रेजिडेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री और उस कंट्री के साथ अपना डीटीडब्ल्यू है, फॉरेन कंपनी है वो उस फॉरेन कंट्री की रेजिडेंट है जिसके साथ अपना डीटीडब्ल्यू है, लेकिन उस फॉरेन कंपनी का इंडिया में पी नहीं है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो उस पर मैट नहीं लगेगा। दूसरा, फॉरेन कंपनी ऐसी फॉरेन कंट्री की रेजिडेंट है जिसका अपने साथ डीटीडब्ल्यू नहीं है, लेकिन उस कंपनी को इंडिया में कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन का जरूरत नहीं है, तो उस पर भी मैट नहीं लगेगा। तो मैं बता दूं, मैट दो फॉरेन कंपनी पे नहीं लगेगा। पहला, अगर फॉरेन कंपनी किसी ऐसी फॉरेन कंट्री की रेजिडेंट है जिसके साथ अपना डीटीडब्ल्यू है एंड दैट फॉरेन कंपनी डोंट हैव एनी पी इन इंडिया, उस पर मैट नहीं लगेगा। दूसरा, फॉरेन कंपनी ऐसी फॉरेन कंट्री की रेजिडेंट है जिसका अपने साथ डीटीडब्ल्यू नहीं है, लेकिन उस कंपनी को इंडिया में कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, उस पर भी मैट नहीं लगेगा। So I can say that MAT is applicable to foreign company, but there are two exceptions. First exception, if foreign company is resident of that foreign country with India, with that country, India have the DTAA, but that foreign company don't have PE in India, MAT is not applicable to that foreign company. And second, foreign company is a resident of foreign country with India don't have any DTAA, but that foreign company is not required to take the registration in Companies Act as per the Companies Act. Then in that case, MAT is not applicable to that foreign company. एक और चीज समझना, that is one amendment from this year. if foreign company का exclusive income 44B वाला है या 44BBB वाला है या 44BB वाला है, 44BBA वाला है, तो उस पे मैट नहीं लगेगा। 44B, you know that as shipping activity 7.5% will be the PGBP income, और aircraft 5%, turnkey project is 10%, and they are supplying plant and machinery for extraction and prospectation of the minerals and for 10%, whatever we discussed in the PGBP topic. For those companies, MAT is not applicable. This is amendment by the Finance Act 2018. Next part is related to MAT credit. MAT credit का मतलब क्या होता है? देखो, जो आपने मैट पे किया वो अगर नॉर्मल इनकम टैक्स से ज्यादा है तो आपको क्रेडिट मिलेगा। इफ मैट इज हायर देन नॉर्मल इनकम टैक्स देन यू विल गेट द क्रेडिट। दैट क्रेडिट कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर द 15 ईयर्स। 15 साल तक आप उस क्रेडिट को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। कितने साल तक? 15 साल तक उस क्रेडिट को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और आगे जाके सेट ऑफ कर सकते हो। लेकिन एक चीज समझना, उस क्रेडिट को सेट ऑफ आप उस ईयर में करोगे जिस ईयर में नॉर्मल इनकम टैक्स ज्यादा होता है मैट से। If your normal income tax is higher than MAT, in that year you will avail that credit. In that year you will set off that credit. उस ईयर में उस क्रेडिट को आप सेट ऑफ कर पाओगे। अब एक और चीज समझना, कभी मैट के सामने फॉरेन टैक्स क्रेडिट ज्यादा है एज पर द इनकम टैक्स के सामने। एक अमेंडमेंट था लास्ट ईयर का कि मैट के सामने जो फॉरेन टैक्स क्रेडिट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द इनकम टैक्स के सामने। तो मैट के सामने जितना फॉरेन टैक्स क्रेडिट ज्यादा है उसको आपको इग्नोर करना है। जैसा मैंने एग्जाम्पल AMT में दे रखा है, आपको समझ में आ जाएगा। अब एक और चीज समझना, जिस कंपनी पे मैट लगता है, इज दैट कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 ABC और नॉट? आंसर इज यस, दैट कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे द इनकम इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 ABC। दे हैव टू पे द एडवांस टैक्स आल्सो। एक और चीज समझना, एक अपोलो टायर्स लिमिटेड का केस लो, ये बोलता है कि एओ की औकात कितनी है पता है? जब भी कंपनी मैट फॉलो करती है तो एओ सिर्फ यही चेक कर सकता है कि कंपनी ने पीएनडल है वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनाए हैं नहीं। अगर कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनाए हुए हैं तो एओ कुछ भी नहीं कर सकता करके, ठीक है। और सिर्फ एओ क्या देख सकता है? जो एडजस्टमेंट होते हैं वो एडजस्टमेंट किए
किए हैं या नहीं। डन। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू एएमटी। नाउ एएमटी इज एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी एक्सेप्ट द कंपनी। कंपनी को छोड़ के बाकी सब एसएससी पे एएमटी लगेगा। चार्जिंग सेक्शन 115 जेसी। 115 जेसी क्या बोलती है कि जो भी तुम्हारा नॉर्मल इनकम टैक्स आता है नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से, और बुक प्रॉफिट का 18, बुक प्रॉफिट की जगह यहां पे है एडजस्टेड टोटल इनकम। एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5% विचएवर इज हायर है उस पे आपको विचएवर इज हायर है वो आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला, जो भी नॉर्मल इनकम टैक्स आएगा नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से एंड एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5% विचएवर इज हायर है वो आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। एक और चीज समझना, यहां पे भी एडजस्टेड टोटल इनकम पे आपको सरचार्ज, एजुकेशन सेस, मार्जिनल रिलीफ लगेगा। आप एडजस्टेड टोटल इनकम को ऐसा ही कंसीडर करोगे जो जैसे आपका वो टोटल इनकम है, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि आपका रेट यहां पे 18.5% हो जाएगा। एक और चीज समझना यहां पे कि अगर आपका यूनिट आईएफएससी में लोकेटेड है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, एंड आपका जो इनकम होता है वो होनली इन द कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी हो रहा है, तो यहां पे एएमटी भी आपका 9% की रेट से लगेगा इंस्टेंट ऑफ द 18.5%। 18.5% की जगह 9%। दिस इज द अमेंडमेंट बाय द फाइनेंस एक्ट 2018। लेकिन सर क्वेश्चन ये आता है कि यहां पे सर एटीआई कैलकुलेट कैसे करेंगे, बिकॉज एटीआई का 18.5% इज योर एएमटी, सो हाउ वी विल कैलकुलेट द एटीआई। एटीआई कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप एनटीआई ले लो, दैट इज नेट टैक्सेबल इनकम, और यू कैन से दैट टोटल इनकम। अब एक चीज समझना, इसमें तीन चीजें आप ऐड कर दो। अगर आपने 10AA का डिडक्शन लिया है उसको आप ऐड कर दो, अगर आपने 35AD का डिडक्शन लिया है उसको आप ऐड कर दो, या 80IA से लेके 80RRB अगर इनकम बेस आपने कोई डिडक्शन लिया है तो उसको आप ऐड कर दो। क्या क्या बोला, 10AA का डिडक्शन लिया तो उसको आप ऐड कर दो, 80IA से 80RRB तक कोई डिडक्शन लिया तो उसको आप ऐड कर दो, और 35AD में कोई डिडक्शन अगर आपने लिया है तो उसको आप ऐड कर दो। ये तीनों डिडक्शन अगर आपने क्लेम किए हैं तो उसको आप ऐड कर दो करके, ठीक है। एक और चीज समझना, जब आपने 35AD लिया होगा, व्हेन यू क्लेम द 35AD देन ऑब्वियसली आपको डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं हुआ होगा, तो आप एक काम करो, डेप्रिसिएशन को लेस कर दो। डेप्रिसिएशन अलाउएबल इफ सेक्शन 35AD इज नॉट क्लेम, जो डेप्रिसिएशन आता है उसको लेस कर दो, जो भी बचेगा दैट इज कॉल्ड योर एडजस्टेड टोटल इनकम, और एडजस्टेड टोटल इनकम पे आप 18.5% ले लो। एक और चीज समझना, इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, ये 5 लोग, इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, ये 5 लोग जिनके केस में स्लैब रेट का बेनिफिट मिलता है, इन लोगों को एएमटी नहीं लगेगा इफ योर एडजस्टेड टोटल इनकम इज अप टू 20 लाख। AMT is not applicable if adjusted total income is up to 20 lakhs. So I can say that all people please pay attention. In case of individual HUF, AOP, BOI, artificial juridical person, AMT is not applicable if adjusted total income is up to 20 lakh. AMT credit same वैसे ही चलेगा जैसा मैट क्रेडिट अपन ने सीखा था। नेक्स्ट टॉपिक इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, आप खुद पढ़ लेना, इसको कोई पढ़ाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन एंड नेक्स्ट टॉपिक एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA। डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA आज के रिवीजन लेक्चर का लास्ट टॉपिक, डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA एसईजेड में। अब एक बात समझना, अगर आपका एसईजेड में यूनिट है, जब आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो या फिर आप सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चर करते हो, या तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी आर्टिकल, या फिर सॉफ्टवेयर वगैरह मैन्युफैक्चर करते हो, तो उस केस में आपको यहां पे डिडक्शन 10AA का मिलेगा। 10AA का डिडक्शन देखो, ये 10AA लगता है एग्जेम्पशन जैसी सेक्शन है, बट इट इज अ डिडक्शन। मैं बता दूं ये जीटीआई के बाद मिलेगा, जो जीटीआई आती है ग्रॉस टोटल इनकम के बाद में आपको ये डिडक्शन लेना है। डिडक्शन कितना मिलेगा, तो अगर आप एसईजेड में आपके फर्स्ट 5 ईयर से, मतलब जब आपने स्टार्ट किया बिजनेस फर्स्ट 5 ईयर्स में 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट का डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट 5 ईयर्स में 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, और उसके अगले 5 ईयर्स में 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, और जितना आपने एसईजेड रीइन्वेस्टमेंट रिजर्व में ट्रांसफर किया व्हिचएवर इज लोअर, तो 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट और एसईजेड रीइन्वेस्टमेंट रिजर्व में जितना ट्रांसफर किया व्हिचएवर इज लोअर है, उतने का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आता है सर एक्सपोर्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, तो मैं बता दूं एक्सपोर्ट प्रॉफिट का यहां पे मतलब क्या होता है, पहले जो भी एसईजेड में यूनिट है उसका पीजीबीपी का इनकम ले लो, व्हाटएवर यूनिट लोकेटेड इन एसईजेड उसका बिजनेस का इनकम ले लो, पीजीबीपी का इनकम ले लो, और पीजीबीपी का इनकम मल्टीप्लाई बाय एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर। पीजीबीपी इनकम ऑफ यूनिट लोकेटेड इन एसईजेड मल्टीप्लाई बाय एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर, यू विल गेट योर एक्सपोर्ट प्रॉफिट। और फर्स्ट 5 ईयर्स में एक्सपोर्ट प्रॉफिट का 100%, सेकंड 5 ईयर एक्सपोर्ट प्रॉफिट का 50%, थर्ड 5 ईयर एक्सपोर्ट प्रॉफिट का 50%, और एसईजेड रीइन्वेस्टमेंट रिजर्व में जितना आपने ट्रांसफर किया व्हिचएवर इज लोअर का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। एक और चीज समझना, एक्सपोर्ट टर्नओवर में सिर्फ वही वाला टर्नओवर आएगा जितना आपने रियलाइज कर दिया विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मतलब जैसे ही आपका प्रीवियस ईयर एंड हो जाता है उससे 6 महीने के अंदर अंदर जितना पैसा आपने रियलाइज कर दिया है, जितना पैसा आपने इंडिया में ला लिया है, वही आपके एक्सपोर्ट टर्नओवर में आएगा, बाकी वाला नहीं आएगा। लेकिन टोटल टर्नओवर में पूरा आएगा, लेकिन एक्सपोर्ट टर्नओवर में वही वाला पैसा आएगा जितना आपने 6 महीने के अंदर अंदर, मतलब प्रीवियस ईयर के एंड से 6 महीने के अंदर अंदर रियलाइज कर दिया है, मतलब पैसा ला लिया है इंडिया में। लेकिन एक चीज समझना, अगर इंडिया के बाहर इफ यू ओपन वन अकाउंट outside India with the prior approval of the RBI, and RBI permitted to open the account outside India, and if money is deposited in that account then it is presumed that, ये मान लिया जाएगा कि वो पैसा इंडिया में ला लिया है। अब इसमें एक और चीज समझना, एक्सपोर्ट टर्नओवर में
आपको जो भी तुम्हारा एक्सपोर्ट फ्रेट नहीं आएगा, जो फ्रेट है वो फ्रेट नहीं आएगा, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस नहीं आएगा, इंश्योरेंस चार्जेस नहीं आएगा, या फिर आउटसाइड सर्विस प्रोवाइड कर देंगे उससे रिलेटेड आपने कोई एक्सपेंडिचर इंकर किया तो वो नहीं आएगा। तो ध्यान रखना एक्सपोर्ट टर्नओवर में क्या क्या नहीं आएगा, फ्रेट नॉट इंक्लूडेड, फ्रेट इज नॉट इंक्लूडेड। उसके बाद में इंश्योरेंस चार्जेस आपका नहीं आएगा, एज वेल एज टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस नहीं आएगा। इंडिया के बाहर अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करने गए और उससे रिलेटेड आपने कोई खर्चा किया तो वो एक्सपेंडिचर उसमें नहीं आएगा। मींस एक्सपेंसेस इंकर फॉर प्रोवाइडिंग आउटपुट सर्विस है तो वो एक्सपेंसेस आपके एक्सपोर्ट टर्नओवर में नहीं आएगा। बहुत बार क्या होता है एक्सपेंसेस का अपन रीएंबर्समेंट लेते हैं तो वो तुम्हारे एक्सपोर्ट टर्नओवर में नहीं आएगा। अब ये टोटल टर्नओवर में नहीं आएगा या नहीं आएगा इसको लेकर डिस्प्यूट था। अब मैं बता दूं एक केस लॉ है एज वेल एज द आपको जो आपकी आरटीपी में वहां पे एक सीबीडीटी का सर्कुलर है उसमें भी बताया हुआ है कि ये चीजें एक्सपोर्ट टर्नओवर में भी नहीं आएगी और टोटल टर्नओवर में भी नहीं आएगी। तो टोटल टर्नओवर में भी आपको नहीं लेने का है। जो भी तुम्हारा फ्रेट है, इंश्योरेंस, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस और एक्सपेंसेस इंकर फॉर प्रोवाइडिंग आउटपुट सर्विस वो तुम्हारे टोटल टर्नओवर, एक्सपोर्ट टर्नओवर दोनों में नहीं आएगी। अब इसमें एक और चीज समझना कि जो भी आपने एसईजेड रीइन्वेस्टमेंट रिजर्व में पैसा डाला है दैट मनी हैज टू बी यूटिलाइज्ड फॉर द एक्विजिशन ऑफ द न्यू प्लांट एंड मशीनरी। न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर करना और वो न्यू प्लांट एंड मशीनरी आपको पुट टू यूज करना विद इन 3 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच दैट रिजर्व वाज क्रिएटेड। जैसे रिजर्व इस साल आपने क्रिएट किया 18-19 में तो 19 का एंड 31 मार्च 2019 टिल 31 मार्च 2020 वो प्लांट एंड मशीनरी को आपको पुट टू यूज करना पड़ेगा। अगर वो पैसा आपने कहीं गलत यूज किया, इफ दैट मनी इज मिस यूटिलाइज, देन जिस ईयर में मिस यूटिलाइज किया उस ईयर में वो वापस से पीजीपीपी का इनकम बन जाएगा, या फिर अनयूटिलाइज रहा 3 साल में तो चौथे साल वो वापस आपका इनकम बन जाएगा। अब इसमें एक और चीज समझने की कोशिश करना कि लाइक एक सीबीडीटी का सर्कुलर है और सीबीडीटी का सर्कुलर क्या बोलता है बताए कि अगर आपने इंडिया के बाहर ऑन साइट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया क्लाइंट प्लेस पे तो क्या वो भी एक्सपोर्ट टर्नओवर में आएगा या नहीं? आंसर इज यस। और उस पे भी आप डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA क्लेम कर सकते हो। एज वेल एज मेनी टाइम क्या होता है क्लाइंट प्लेस पे आप अगर मैन पावर सप्लाई कर देते हो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, जैसे आई कैन टेक का एग्जांपल, मेरा एक कंपनी है जो एसईजेड सूरत में है और उन्होंने क्या किया फॉरेन में एक कंपनी के वहां पे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए 10 एम्प्लॉय दे दिए और पर एम्प्लॉय का बिलिंग हो रहा है, पर एम्प्लॉय का 10-10 लाख रुपए का अगर बिलिंग कर रहे हैं तो क्या उस पे भी ये डिडक्शन मिलेगा? आंसर इज यस। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो आपकी कंपनी का ओनरशिप चेंज हो जाता है जैसे अमल कमीशन वगैरह हो गया तो क्या नई वाली कंपनी है वो भी 10AA का डिडक्शन ले पाएगी? आंसर इज यस। जो भी रिमेनिंग पीरियड होगा वो नई वाली कंपनी भी डिडक्शन ले पाएगी। एक और चीज समझना, अगर एक एसईजेड से निकल के आप दूसरे एसईजेड में ट्रांसफर हो जाते हो तो क्या दूसरे एसईजेड में भी आपको डिडक्शन मिलेगा? आंसर इज यस। दूसरे एसईजेड में भी आपको रिमेनिंग ईयर्स के लिए डिडक्शन मिल जाएगा। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर टॉपिक डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है, इसका मैं आपको रिवाइज करवाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का पूरा एग्जॉस्टिव लेक्चर है वो मैंने आपको यूट्यूब पे डाल रखा है। तो YouTube पे एग्जॉस्टिव लेक्चर इसका मैंने डाल रखा है तो आप डायरेक्टली उससे देख सकते हो। तो आगे वाला टॉपिक है वो अपना रिटर्न फाइलिंग असेसमेंट प्रोसीजर है जो कि अपन नेक्स्ट लेक्चर में रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलो आपको रिवीजन लेक्चर इसका भी मिल जाएगा, इसके बाद टीडीएस टॉपिक है उसका भी मिल जाएगा और मैं ट्राई करूंगा इंटरनेशनल टैक्सेशन की भी आपको रिवीजन लेक्चर दे दूं करके। ठीक है, चलो थैंक्स अ लॉट पीपल, और पढ़ते रहना करके, खुश रहना, अपना और अपनों का ख्याल रखना करके। ठीक है, और बहुत अच्छे से पढ़ना, लोगों की बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देने का, लोगों के साथ ज्यादा इंटरेक्शन नहीं करने का, सिर्फ आप और आपकी बुक्स, खाना पीना सोना और पढ़ना। सोशल मीडिया को अवॉइड करो और टीवी को भी अवॉइड करो। आजकल टीवी पे बहुत ज्यादा कुछ भी बता रहे हैं करके। ठीक है, तो टीवी को अवॉइड करो, नहीं तो आपको भी लगेगा अपन चले जाते हैं पाकिस्तान पे हमला करने। ठीक है, आपको हमला है वो पाकिस्तान पे नहीं करना है, अपनी बुक्स के साथ में आपको पढ़ना है, बुक्स को समझ के और बुक्स को आपको पढ़ना है। जो आप में जो मोटिवेशन है वो मोटिवेशन बुक्स पे निकालना है और बुक्स से जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। खुश रहो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो करके। ठीक है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा क्रूशियल टाइम होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखो। ठीक है, थैंक्स अ लॉट पीपल, आज के लिए इतना बहुत है।